कांग्रेस ने आज नरेंद्र मोदी की दुखती रग पर हाथ रखा है और कुछ ऐसे सवाल पूछे हैं जिससे आने वाले बजट सत्र से पहले मोदी बुरी तरह फंस सकते हैं। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं आज मोदी सरकार एक और मामले में फंस गई है। दरअसल वक्फ बोर्ड पर बनी जेपीसी की आज फिर से बैठक थी, जिसमें अचानक एजेंडा बदल दिया गया और जब जेपीसी में विपक्षी सांसदों ने इस पर आपत्ति की तो उन्हें एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। अब तक मोदी सरकार संसद में सवालों से बचने के लिए सांसदों को निलंबित कर रही थी। अब उसने जेपीसी में यही करना शुरू कर दिया है, जो सीधे सीधे इस बात को जाहिर कर रहा है कि मोदी पूरी तरह से अलोकतांत्रिक तरीके से देश को चलाना चाहते हैं। अपने खिलाफ आवाज उठाने वाले सांसदों को तो सरकार ने निलंबित किया, लेकिन क्या जनता के बीच उठ रहे सवालों को सरकार निलंबित कर सकती है, यह देखना होगा, क्योंकि आज कांग्रेस ने जनता के सवालों को ही सरकार के सामने उठाया है। आप जानते हैं कि मोदी देश में महंगाई दूर करने का वादा करके सत्ता में आए थे। जब यूपीए की सरकार थी तो यानी मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तब नरेंद्र मोदी उन पर तंज कसते थे कि मनमोहन सिंह महंगाई का म नहीं बोलते हैं। मोदी लोगों को तब बताते थे कि महंगाई मार गई और महंगाई डायन खाए जात है जैसे गाने कांग्रेस सरकारों के दौरान बने हैं और कांग्रेस के लिए बने हैं। लेकिन मोदी खुद सत्ता में आए तो उन्होंने देश की लुटिया कैसे डुबोई है, आज कांग्रेस ने इसका खुलासा फिर से किया है। जरा सुनिए आज सुप्रिया श्रीनेत ने किस तरह मोदी के सामने सवाल किए हैं, जरा सुन लीजिए। जब हम रुपए की बात करते थे तो सामने से बीजेपी के जो एक से एक धुरंधर अर्थशास्त्री हैं, तूफानी स्पेशलिस्ट, अरे हमें डॉलर से मतलब ही नहीं है, हम बाकी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। मान्यवर, हिंदुस्तान का टोटल विदेशी ट्रेड का 86% 86% डॉलर में होता है। और मोदी मित्र ट्रंप प्रेसिडेंट बनते ही उन्होंने क्या कहा, चेतावनी दे डाली कि ब्रिक्स के नेशंस, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के नेशन अगर किसी और करेंसी में डॉलर के अलावा ट्रेड करेंगे तो उन पर मैं 100% टैरिफ लगाऊंगा। अब पता जी मोदी जी का मूड ठीक हुआ है कि नहीं, बुलाए नहीं गए थे, पता नहीं, थोड़े उभरे हैं उस शौक से कि नहीं उभरे हैं। लेकिन अगर शौक से उभरेंगे, टूटा दिल जुड़ेगा तो देखेंगे कि मित्र ने तो चेतावनी दे डाली है। तो डॉलर में आपको ट्रेड करना पड़ेगा और डॉलर के मुकाबले रुपए को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मंच से हमारे कुछ सवाल हैं। क्या मोदी सरकार को रत्ती भर फर्क भी पड़ता है कि रुपए के साथ क्या हो रहा है? क्या कोई रणनीति बनी है इस रुपए को मजबूत करने के लिए? क्या मोदी सरकार को जरा सी भी यह परवाह है कि गिरते रुपए का सीधा संबंध महंगाई से है? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीबों की कमर तोड़ रही है महंगाई। क्या उनको इसका जरा सा भी इल्म है और लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए वो क्या कर रहे हैं? ये 4 सिंपल सवाल टूटते हुए रुपए पर हम पूछ रहे हैं। तो ये 4, जी हां, ये 4 सिंपल सवाल ये पूछे जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। डॉलर में व्यापार करने पर किस तरह मजबूर किया जा सकता है और मोदी इस महंगाई को रोकने के लिए क्या करेंगे, यह सवाल कांग्रेस ने मोदी से पूछा है। सुप्रिया श्रीनेत ने यह भी बताया कि रुपए की कीमत घटने से महंगाई और कैसे बढ़ेगी। जरा इस बाइट को भी सुन लेते हैं। सुप्रिया श्रीनेत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। महंगाई की बात आज आखिर क्यों हो रही है और इस पे भी जरा और विस्तार से गहराई में जाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, उधर जेपीसी में क्या हुआ है, वक्फ बोर्ड में आज हंगामा मच गया, उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत कुछ है, लेकिन पहले सुप्रिया श्रीनेत की इस बाइट को सुनिए। अब अंधभक्त, भोले भक्त जो नए नए विशेषज्ञ बने हैं अर्थशास्त्र के गूगल करके, वो आपसे कहेंगे ऐसी कौन सी बड़ी बात है, हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गए। उन भक्तों को समझाइए कि टूटते हुए रुपए का मतलब है कि आपका जो आयात है उसका दाम बढ़ रहा है। योर इंपोर्ट्स आर बिकमिंग एक्सपेंसिव। आप सबसे ज्यादा इंपोर्ट कच्चा तेल करते हैं, कच्चे तेल को इंपोर्ट करने का आपका दाम बढ़ता है। जितना दाम वहां बढ़ेगा उतनी आपकी घरेलू महंगाई बढ़ेगी। जैसे जैसे तेल का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ेगा, सब्जी, फल, अंडा, दूध, हर चीज का दाम बढ़ता है। डायरेक्ट लिंक रुपए का कमजोर होने का आयात से है,
ज्यादा महंगा आयात मतलब ज्यादा महंगी चीजें मतलब आरबीआई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर को बढ़ाएगा। ज्यादा बड़ी ब्याज दरों का मतलब है कि आपकी ईएमआई बढ़ेगी। अगर घर का लोन लिया है, ऑटो का लोन लिया है, एजुकेशन लोन लिया है, तमाम चीजों की किस्तें और ज्यादा हो जाएंगी। विदेश जाने का मन हुआ तो वो ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, विदेश में पढ़ने का मन हुआ तो वो और भी एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आप सुन रहे थे यहां पर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों से देश तबाह हो रहा है। इस पर कांग्रेस ने आज लोगों को फिर से आगाह कर दिया है। साथ ही मोदी पर तंज भी कसा है कि मोदी रुपए की सेंचुरी लगाकर ही मानेंगे। आइए जरा इस बाइट को भी सुन लीजिए कि मोदी रुपए की सेंचुरी लगाकर, आप थोड़ी देर पहले बताया इसी कार्यक्रम में मैंने कि कैसे नरेंद्र मोदी मनमोहन सिंह पर तंज कसा करते थे, लेकिन कि उनके एज के साथ साथ रुपए की कीमत घट रही है। लेकिन क्या हो रहा है आज की तारीख में? क्या सेंचुरी बनाने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी रुपए की इस कीमत को, गिरती कीमत के कारण? सुन लीजिए जरा। और अब रुपए, जैसा कि मैंने आपको बताया, 87 से आंख में चोली खेल रहा है। ऐसा लगा कि रुपया भागता जा रहा है और मोदी जी यहां से नारे लगा रहे हैं, सब अब की बार 60 पार, अब की बार 65 पार, 70 पार, 75 पार, 80 पार, 85 पार, अब तो 87 भी पार ही करा देंगे। लगता है मन में बना लिया है सेंचुरी बनाकर ही रहेंगे। तो लगता है कि मन में बना लिया है कि सेंचुरी बनाकर ही मानेंगे। बजट सत्र से पहले दोस्तों, जी हां, बजट सेशन 31 जनवरी से, यानी आज से ठीक 6 दिन बाद, आज 24 जनवरी है और 6 दिन बाद 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। और उससे पहले कांग्रेस ने आर्थिक मुद्दों पर और खासकर रुपए की गिरती कीमत और देश में विदेशी मुद्रा भंडार के गिरने पर नरेंद्र मोदी को जिस तरह घेरा है, महंगाई पर जिस तरह घेरा है, उससे मोदी की मुश्किल और बढ़ सकती है। क्योंकि जब नोटबंदी या जीएसटी जैसे मनमाने फैसले नरेंद्र मोदी ने लिए थे तो उनके पास पूर्ण बहुमत की सरकार थी। साथ ही कांग्रेस भी तब उतनी मजबूत नहीं थी। लोगों की कई मुद्दों पर कांग्रेस से नाराजगी थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। कांग्रेस की बातों को लोग फिर से ध्यान से सुनने लगे हैं और कांग्रेस ने जिस तानाशाही के खतरे की तरफ देश को आगाह किया था, इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी अब वही खतरा महसूस करने लगे हैं। वक्फ बोर्ड के लिए गठित जेपीसी में आज जो हंगामा हुआ है, उस बारे में शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने कुछ बताया है। जरा उसे सुन लीजिए, बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अरविंद सावंत की जुबानी जरा इस बात को समझिए। उसके बाद यह भी बताएंगे हम कि 10 विपक्षी सांसदों को वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जगदंबिका पाल ने आखिर क्यों बाहर का रास्ता दिखा दिया, निलंबित क्यों कर दिया। लेकिन पहले सुनिए इस बाइट को। का क्या कहना है और क्या ऐसी स्थिति और परिस्थिति बनी जिसके वजह से सस्पेंड किया गया 10 सांसदों? ये हमारी जेपीसी है ना, विक्षिप्त पद्धति से चल रही है और तानाशाही से चल रही है। जो मर्जी आए वो करेंगे, हम गुलाम करके खड़े रहे, बस ये उनकी अपेक्षाएं हैं। किस बात की जल्दबाजी है? अभी हाल ही में आपने 19, 18, 19, 20, 21 4 दिन टूर रखा। 21 के टूर पे लखनऊ की आखिरी टूर के दिन बॉम्ब डाल दिया कि 22 तारीख की 4 बजे तक आप अपना क्लॉज बाय क्लॉज जो विधायक में कोई संशोधन करना चाहते हो वो दे देना। अब इतना महत्वपूर्ण बिल देश पर अराजक फैला सकता है, इतना उसमें गहराई सोचना पड़ेगा किस तरह से करना है। अब हमने कहा कि भाई नहीं लेना, हमें समय दे दो। नहीं दिया, 24 के पहले 4 बजे तक करो। रात भर जागते बना के भेज दिया। फिर कहे कि 24-25 को मीटिंग है। किस लिए है? तो 24-25 को क्लॉज बाय क्लॉज हम जो कुछ संशोधन करेंगे उसके ऊपर चर्चा होगी। आए उसके लिए हम लोग। एक तो रात को कल आप जानते हो हमारे वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की जयंती थी, जन्म दिवस था, जन्म। तो रात की 11 बजे की फ्लाइट तो आई और देर से हुई। 2 बजे उतर, 2:30 बजे यहाँ से बाहर है, 3-4 बजे सुबह पहुंचा हूँ दिल्ली में मैं। आप सोचिए, अब वहां जाके तब तक 11:30 बजे इनका तय हुआ कि क्लॉज बाय क्लॉज नहीं होगा। कश्मीर के लोगों को हमने साक्ष्य के लिए बुलाया। अब आप सोचिए, हम सोच करके आते हैं, आपके उनको देना था। हमने अब पहले भी मांग किया था, सभी राज्यों के स्टेक होल्डर्स को बुलाओ। कश्मीर रह गया था, आज उनको याद आई, अब उनको बुला लिया। फिर हमने कहा कि भाई क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा कब होगी? तो बोले 27 तारीख को। अरे 24-25 की वजह से हमने अपने कार्यक्रम रीशेड्यूल कर दिए
और कहा कि 26, 27, 28 लोगों को, हम तो जनप्रतिनिधि है भैया, हमारे जन कार्य क्षेत्र में लोगों के कार्यक्रम रहते हैं बहुत सारे, उसके लिए हम समय देते हैं। अब ऐसी स्थिति में आपने 27 से होगा क्यों भैया, हम कह रहे 31 को ले लो। आदरणीय राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद में समय है, ले लीजिए, हम बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये क्या जबरदस्ती है, करना क्या है आपको। फिर हमने और भी एक सुझाव दिया था कि भैया आपने आज तक सिर्फ क्लॉज बाय क्लॉज की सुधार की बात सोच रहे हो, इतने असंख्य निर्णय सर्वोच्च। तो आप सुन रहे थे, यहां साफ साफ बता रहे हैं कि कैसे तानाशाही रवैया अपना रही है सरकार और किस ढंग से यहां जेपीसी का जो गठन किया गया है वक्फ बोर्ड बिल को लेकर, उसमें तानाशाही चल रही है। 22 तारीख को बताया जाता है कि 24 और 25 तारीख को यह मीटिंग रखी गई है। आनंद फानन में 24 और 25 तारीख को तमाम जो जेपीसी के, जो इस वक्फ बोर्ड जेपीसी के मेंबर हैं वो आते हैं, और उसके बाद आज जब 24 तारीख को मीटिंग होती है तो कहा जाता है कि नहीं, अब 24 और 27 को, यानी आज होगी मीटिंग और इसके बाद 27 को होगी। 26 जनवरी है, सब अपने अपने एरिया में जाएंगे, अपने क्षेत्र में जनप्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, और ये सारी बातें यहां बता रहे थे, आप सुन रहे थे। आपको यह भी बता दूं कि टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के कल्याण बनर्जी, मोहम्मद जावेद कांग्रेस पार्टी से, ए राजा डीएमके से, असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम से, नसीर हुसैन कांग्रेस पार्टी से, मोहिबुल्लाह समाजवादी पार्टी से, एम अब्दुल्ला डीएमके से, अरविंद सावंत जिनको अभी आप सुन रहे थे शिवसेना यूबीटी से, नदीमुल हक टीएमसी से और इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी से, इन तमाम सांसदों को जेपीसी से निलंबित कर दिया गया है। और यह काम किया जेपीसी के अध्यक्ष, वक्फ बोर्ड जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इन्होंने आखिरी वक्त में एजेंडा बदलने पर आपत्ति जतलाई। जो अभी बता रहे थे यही सवाल था वहां पर। विपक्षी सांसदों का आरोप है कि सरकार दिल्ली चुनाव से पहले जेपीसी रिपोर्ट पेश करना चाहती है ताकि सांप्रदायिकरण का लाभ ले सके, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर सके दिल्ली चुनाव में बीजेपी, यानी बीजेपी सत्ता के लिए सारी चालाकियां कर रही है। हालांकि अब ऐसी चालाकियों पर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जा रहा है। अदालत इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हरियाणा के पूर्व मंत्री और 5 बार विधायक रह चुके करण सिंह दलाल ने ईवीएम के सत्यापन के लिए नीति बनाने के अनुरोध वाली याचिका शीर्ष अदालत में दाखिल की है, जो आज तय किया गया है कि इस मामले को अन्य याचिकाओं, दूसरे याचिकाओं के साथ साथ प्रधान न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के समक्ष रखा जाएगा। यह पहले किसी और बेंच के पास था, लेकिन वहां से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी संजीव खन्ना जो अभी सीजेआई हैं उनके पास ले जाया जाएगा। ईवीएम के सत्यापन का मामला, करण सिंह दलाल कांग्रेस की टिकट पर हरियाणा चुनाव में उतरे थे इस बार भी, और उन्हें हार मिली, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी याचिका में चुनाव के रिजल्ट को चुनौती नहीं दी गई है, सेकंड पोजीशन पे वो हैं, और बल्कि उन्होंने कहा है कि ईवीएम का सत्यापन के लिए एक मजबूत तंत्र बनाया जाए, और इसका मैंने इस याचिका में अनुरोध किया है। ईवीएम का मामला जिस तरह फिर से अदालत पहुंचा है दोस्तों, उससे साफ समझ में आ रहा है कि चुनाव आयोग पर अभी सवाल, कई सारे सवाल कायम हैं और उन्हें जवाब देना ही होगा। तो बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब हम इस न्यूज पॉइंट में ढूंढने खोजने की कोशिश करते हैं। न्यूज पॉइंट में यही चर्चा करेंगे कि कांग्रेस की तरफ से उठाए गए या इंडिया गठबंधन की तरफ से उठाए गए सवालों में किस तरह लाचार हो सकते हैं नरेंद्र मोदी, कैसे यहां सरकार फंसी हुई है, कैसे सरकार लाचार है, कैसे कांग्रेस का हमला है, और इन सब के बीच जो कांग्रेस कह रही है कि मोदी ने देश की लुटिया डुबो दी है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, पहले उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे